देखो भाई, दुनिया में ये जो स्पेस में जाने का रेस है और रिसर्च करने का ये रेस है, जल्दी ही शुरू होने वाला है। और ये तो शुरू हो ही गया है। जब ये 1967 में 1969 में ये लॉन्च हुआ था, चंद्र जो अपोलो मिशन जो कि नासा का था, उसमें नासा ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेज कर दिखाया था और वो सही सलामत लैंड करे थे और वहाँ से आए भी थे। तो तभी से शुरू हो गया था ये स्पेस ट्रैवल का ये किस्सा। और उसी के बाद से ये जो जितने भी अभी के टाइम में 2025 से लेके आगे आने वाले साल हैं, उसके बीच में लग रहा है कि भाई कितने ज़्यादा बड़े बड़े काम करने वाले हैं ये जो स्पेस की कंपनियाँ हैं, वे अंतरिक्ष में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो उसी में बहुत अलग अलग न्यूज़ सामने आ रही है कि जो चाइना है, ये चाइना ये लैन्यू नाम का एक मिशन शुरू करने वाला है, जिसमें वह इंसानों को चांद पर भेजने की सोच रहा है भाई। और जो ये लैन्यू है, लैन्यू का मतलब होता है, अगर चाइना भेज रहा है लैन्यू मिशन, तो ये जो लैन्यू नाम है, लैन्यू का मतलब भी तो कोई होगा। तो लैन्यू का मतलब है चांद को गले लगाना चांद को गले लगाना मतलब कि भाई वो एक तो उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, मतलब हमसे तो कई गुना आगे है ये इंडिया से तो। और वो लैन्यू नाम की ये नया स्पेस का मिशन लॉन्च कर रहा है, तो वह 2030 तक इसे चाह रहा है कि वहाँ पर मून पर हम इंसान को भेज दें। तो इसी को देखते हुए अलग अलग स्पेस कंपनियां हैं, अलग अलग ये जो अलग अलग स्पेस रिसर्च कंपनियां हैं, वो भड़क चुकी है भाई। क्या चाइना कर क्या रहा है उसी में ये चाइना के अलावा रूस भी है। रूस भी चाह रहा है कि हम भी पीछे ना रहें, क्योंकि रूस तो पहले से ही बहुत ही पावरफुल कंट्री के गिनती में है, यूएसए, रूस, चाइना ये सब। तो रूस भी तो अपना दबदबा बसाने की कोशिश कर रहा है। वह चाह रहा है कि मैं भी जल्द से जल्द पॉपुलर हो जाऊं, मैं भी अपना मिशन लॉन्च करूं और आगे बढ़ूं, चाइना को पछाड़ दूं, सारे देशों को पछाड़ दूं। सब लोग अपने आप में बहुत ही बराबरी कर रहे हैं, बहुत ही आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में ये सब देखते हुए नासा क्यों पीछे रहेगा? यूएसए का ये कंपनी नासा क्यों पीछे रहेगा? नासा भी लॉन्च करने जा रहा है एक ऐसा मिशन जिसमें वह न्यूक्लियर रिएक्टर को ले जाना चाहता है। जी हाँ, नासा चाह रहा है कि 2030 तक वह न्यूक्लियर रिएक्टर को यहाँ पर भेजकर एक्टिव ही कर दे। मतलब कि 2028 तक ही इसका टारगेट है कि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर को भेज दूं और उसे 2030 तक एक्टिव कर दूं। तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो ये ले जा रहा है, वह 100 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश क्या कर रहा है, ले के जाएगा ही। और आपको तो पता ही है कि ये नासा कभी भी पीछे रहने की कोशिश ही नहीं करता है। तो इसी को देखते हुए कि चाइना भी आगे बढ़ रहा है, रूस भी आगे बढ़ रहा है, भाई हम क्या करें, हम पीछे रह जाएंगे, हमारा नाम डूब जाएगा। हम इतनी बड़ी भाई ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी जो है, यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है ये नासा, स्पेस रिसर्च ये ऑर्गेनाइज़र है। तो नासा भी चाह रहा है कि हम अपना बहुत ही बड़ा पावर दिखाएं, बहुत मतलब बड़ा पावर दिखाएं। तो इसका आर्टेमिस नाम का एक मिशन था, जो कि 2025 के आसपास में हमने सुनने को मिला था। ये आर्टेमिस मिशन के तहत ये चाह रहा था कि इंसानों को चांद पे उतारे ताकि वो रिसर्च कर सकें। और चांद पे उतारे तो उसके साथ में लोगों को, इंसान जो उतरेंगे, उन्हें लगातार रिसर्च करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि चंद्रमा पर यानी मून पे सिर्फ 14 दिनों का रात होता है और 14 दिनों का दिन होता है। मतलब कि आपको तो पता ही है कि चंद्रमा पे हम अगर पता करें तो अगर वहाँ का एक दिन हम नापें तो ये जो भारत का, अगर हम वहाँ का एक दिन देखें तो ये पृथ्वी का 14 दिनों का बराबर होगा। और वहाँ का रात भी वैसे ही 14 दिनों का होता है। तो आप इतने में सोचिए कि जब 14 दिनों का रात होगा तो वहाँ पर कितनी भयानक ठंड होती होगी। जी हाँ, वहाँ पर -175 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ तापमान हो जाता है, जिसमें वो बर्फ़ तक जम जाती है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पर अगर एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे तो उन्हें सर्वाइव भी करना चाहिए। और जो मशीन्स हैं और जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को भी एक सामान्य टेम्परेचर में रखना ज़रूरी होता है।
अगर देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर को तो ठंड में रह लेगा वो, ठीक है वो, लेकिन उसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंड में ही रखा जाता है, रखा जाना चाहिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंड में रखने के लिए भी नासा एक नया और काफ़ी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वह मून पे जाके एनवायरनमेंट को ठंडा कर सके, खास न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो यही कुछ वह सोच रहा है ये सब करने को। बाकी ये जो आर्टेमिस मिशन है उसका, ये आर्टेमिस मिशन को भी वहाँ जल्द ही भेजेगा। वह चाह रहा है कि आर्टेमिस मिशन को पहले भेजे, और आर्टेमिस मिशन को भेजे तो उसके साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर से वहाँ पर एनर्जी भी मिल जाए उन्हें। अब आपको पता ही है कि अगर 14 दिनों तक ये धूप रहेगी तो ठीक है, उन्हें सोलर से एनर्जी मिलती रहेगी, मगर तब क्या होगा जब ये 14 दिनों का रात हो जाएगी, तो उन रातों में वहाँ पर रिसर्च के लिए और बाकी सारे काम को प्रोग्रेस में रखने के लिए एनर्जी तो चाहिए। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर होता है इसमें बहुत पावर होता है। ये मतलब कि 100 किलोवाट जो न्यूक्लियर है ये एक गांव को सालों तक चला सकता है। ये जो बड़ा गांव होता है, करीब मान के चलिए कि 2000 से 3000 लोगों का एक गांव है, वैसे गांव को सालों तक चला सकता है ये एक 100 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर एक बेस्ट चॉइस है एनर्जी के लिए, अगर हम स्पेस में देखें तो। इसलिए वहाँ पर मून पर जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर को वहाँ इंस्टॉल करना चाह रहा है ये नासा। अब देखिए कि इसमें दिक्कतें भी बहुत सारी हैं। अब सोलर सिस्टम में न्यूक्लियर रिएक्टर को ले जाना बहुत ही बड़ा एक, क्या बोल सकते हैं हम इसे, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। तो ये चैलेंजिंग काम है। तो होगा क्या कि देखिए न्यूक्लियर को ले जाना वो भी रॉकेट से पॉसिबल नहीं है, बट ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिसके तहत वे नासा उसे लेके जा सकता है, बट काफ़ी रिस्क रहता है, हाई रिस्क रहता है वहाँ पर ले जाना। और उसके बाद ले जाकर मून पर अगर मान के चलिए कि वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर को इंस्टॉल भी कर रहा है, तो वहाँ बहुत ही लंबी दूरियों में उसे जगह को आइसोलेट करना पड़ेगा। मतलब कि उसे उस जगह को नो एंट्री जोन बनाना पड़ेगा, नो एंट्री जोन। अब ये देखिए एक ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी। ये 1967 में बना था। आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत कोई भी देश, जो भी देश है ये वर्ल्ड में, कोई भी एक व्यक्ति भी जाकर वहाँ अपना, मतलब कि ये ना कह सके कि मून पे ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है। लग रहा है कि यही देखते हुए ये नासा भी सोच रहा है कि अगर देखिए इसी दिक्कत को ठीक करने के लिए मैं मान के चलिए कि जब से ये एस्ट्रोनॉट्स को उतारा नासा ने मून पे, तब से ये लोग डर गए हैं। तब से ये सारी दुनिया की सरकारें डर गई कि अब क्या होगा, अब तो चांद पे जाके सब लोग जगह को खरीद लेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए ये ट्रीटी लाई गई, ये आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसके तहत कोई भी बिना मतलब के चांद को ये नहीं कह सकता कि ये मेरा जगह है, ये मेरा ज़मीन है, ये मतलब कि बांट नहीं सकता है। अब इतना होने के बाद ये देखिए कि इसीलिए सोच रहा है नासा कि मैं वहाँ पर ये न्यूक्लियर का रिएक्टर लगा दूँ, वहाँ पर इंस्टॉल कर दूँ और उतना क्षेत्र मेरा हो जाए। क्योंकि नियम के तहत अगर ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर फिट होती है, वहाँ पर अच्छी काम करती है, रिसर्च का काम करने को, ये गवर्नमेंट की है, तो वो जगह उसका हो सकता है। क्योंकि अगर जितना बड़ा उसका चाहिए एरिया वो उतना ले सकता है, वो मतलब कि लीगल है। अब देखिए हमने बात तो कर लिया कि ये नासा न्यूक्लियर रिएक्टर सेट करने की बात कर रहा है, वहाँ पर ये चीन और रूस सारे रॉकेट्स लॉन्च करके मतलब कि मून मिशन के ऊपर बढ़ रहे हैं, मून मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इन सब कामों का फ़ायदा होगा क्या भाई? क्या कर क्यों रहे हैं इतना खर्चा ये लोग? तो देखिए मेन बात है खर्चा करने का, ये सिर्फ एक कंपनी के ऊपर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है। इसका फ़ायदा पूरी धरती लोग जितना मतलब
इसका फ़ायदा धरती पे जितने भी सारे लोग हैं उन सबको होने वाला है, क्योंकि हमारे जो ये अर्थ है इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। मतलब कि अलग अलग टाइम पर कितने डिसास्टर होते रहते हैं, भूकंप और बाढ़, सुनामी, ये सब बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं, वायरस फैल जाते हैं। मतलब कि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है भाई, कहाँ कब क्या हो जाए इंसानों को। एक तो पहले ही बहुत ही बड़ी लंबी सालों का मतलब क्या बोलते हैं, सदियों का, शताब्दियों का सफ़र तय करके इंसान इतने आगे बढ़े हैं, अब दोबारा नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं लोग। इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये चाह रहे हैं कि वे स्पेस में निकल कर वो अलग अलग प्लैनेट्स का रिसर्च करें जहाँ पर इंसान को सर्वाइव करने लायक जगह मिल जाए, वहाँ पर इंसान सर्वाइव कर सकें। इसलिए वे चाह रहे हैं कि जैसे कि मून को एक अपना बेस प्लेनेट बनाकर वहाँ से अपने नेक्स्ट रिसर्च को जारी रखें और नेक्स्ट मतलब कि प्लैनेट्स को सर्च करते रहें और सारा रिसर्च करते रहें, ताकि इंसान को सर्वाइव करने लायक कुछ तरीके मिल सकें पृथ्वी से बाहर भी। आपको तो पता ही है कि इंसान बिना पानी बिना हवा के जी ही नहीं सकता है। इसीलिए और मून पे तो कोई इसका प्रूफ ही नहीं है कि पानी है, वाटर है या फिर ऑक्सीजन है, कुछ भी प्रूफ नहीं है। मतलब कुछ है ही नहीं भाई, पहले से पता कर चुके हैं साइंटिस्ट। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर एनर्जी से और ऑक्सीजन लेकर मतलब पूरा बड़ा कॉलोनी बनाकर वहाँ रिसर्च किया जाए कि अलग अलग प्लैनेट्स की कहाँ पर कैसे इंसान सर्वाइव कर सकेगा। और वहाँ से रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग प्लैनेट्स तक ये ट्रैवल करने लायक कुछ भयानक चीज़ भी बनाई जा सके, कोई ऐसी स्पेसशिप भी बनाई जा सके जिससे वे लोग काफ़ी स्पीड से ट्रैवल कर सकें। अब ये आप सोच रहे हैं कि लाइट ईयर का स्पीड, तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी रिसर्च बहुत सारी लगेंगी उसमें, क्योंकि ये लाइट ईयर का स्पीड अभी एक फ्यूचरिस्टिक बात है, अभी उसका कोई जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। बाकी हम स्पेसशिप का स्पीड बढ़ाने के ऊपर बात कर सकते हैं, इसलिए वे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ताकि कुछ नया मिल सके। और वहाँ से वे लोग सोच रहे हैं कि मार्स माने मून से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके ये मार्स तक पहुँचा जाए। मार्स तक पहुँचने के बाद आपको पता है कि मार्स थोड़ा और भी सुविधा मिल जाएगा साइंटिस्ट को वहाँ से और रिसर्च करने का, ताकि नए नए प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जा सके, वहाँ पर जाने का नया नया जरिया खोजा जा सके। अब ये जो नासा कर रहा है, ये जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर ये रिएक्टर वहाँ पर इंस्टॉल करेगा, ये एक इतिहास भी बन जाएगा कि पहला दुनिया का न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे इंस्टॉल किया गया। तो इसे हो सकता है कि अगर 2030 तक नासा ये कर दिखाता है तो 2-3 सालों में पृथ्वी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वे लोग पढ़ेंगे भी कि नासा एक स्पेस एजेंसी ने ये कर दिखाया था कि मून पे जाके दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सेट किया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर लें। धन्यवाद।